एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर बटलर एक इंपीरियल इनविटेशन को लाता है जो कि कैटरीना के बर्थडे पार्टी का था। कैटरीना के बर्थडे बैंक्वेट में ये पहला बैंक्वेट था जिसमें वो और हार्डिन मैरिड कपल के रूप में शामिल होंगे। इसके बाद रीना और मोली ने एक्साइटेड होकर ब्लेयर को कपड़े पहनाए तो मोली पूछती है कि लीना ये स्टाइल कैसा रहेगा, तो लीना कहती कि ओ ये तो अच्छा है। इस बीच वे दोनों काफी करीब आ गए थे। ब्लेयर उन्हें मिरर में देख रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो सोचती है मेरे यहाँ से चले जाने के बाद भी लीना ठीक रहेगी। वही लीना कहती है कि मैडम अब काम खत्म हो गया है तो अब देखो तो ये कैसा है। तो उनकी आशा भरी चमकती हुई आंखों को देखकर ब्लेयर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वो कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद आया और आप दोनों को शुक्रिया। जैसे ही ब्लेयर सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देती है तो इंतजार कर रहा हार्डिन ने आवाज सुनकर उसकी साइड देखा। उसे देखते ही उसकी निगाहें ठहर जाती है। वो सोचता है कि अगर वेडिंग ड्रेस में ब्लेयर स्नो फेरी जैसी लग रही थी तो आज वो एकदम सर्दियों के बीच में बेपरवाह होकर खिलने वाला फूल जैसी है। हार्डिन ब्लेयर के पास पहुंचता है और अपना हाथ बढ़ाता है। ब्लेयर ने अपना हाथ उसके हाथों पर रख दिया। सर्वेंट की विदाई के बीच दोनों गाड़ी में सवार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी रवाना हो जाती है। ब्लेयर खिड़की से गुजरती हुई सड़कों को निहार रही थी। वो सोचती है कि मेरी पास्ट लाइफ में आज क्या हुआ था। 2 साल की यादों में हर छोटी मोटी बात याद नहीं रह जाती, लेकिन चाहे उसने कितना भी अपना दिमाग खपा लिया हो उसे कुछ भी खास याद नहीं आया। वो खुद से कहती है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। तभी प्लेयर को अचानक याद आता है कि उसने के भविष्य के बारे में बताया था और एक ऐसी बात जिस पर वो बिलीव नहीं करता। वो सोचती है कि दोनों ही कंडीशन में मुझे इस बात से राहत मिली है। अब मुझे फ्यूचर देखने के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसकी नजर बैठे हार्डिन पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी देर से उसे देख रहा था। हार्डिन उसकी साइड झुका और पल भर में उनके बीच की दूरी कम हो गई, इतनी नजदीकी कि वे एक दूसरे की सांसें महसूस कर सके। ब्लेयर अनजाने में अपनी सांस रोक बैठी, लेकिन हार्डिन ने बस उसके पीछे खिड़की बंद कर दी। हार्डिन ने ब्लेयर की झिझक को भांप लिया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछता है कि किस बारे में सोच रही हो। तो ब्लेयर कहती कि कुछ नहीं। तो हार्डिन कहता है कि ये तो मामूली बात नहीं लगती, तुमने तो मुझे पहले विकृत मानसिकता वाला इंसान बना दिया था। तो ब्लेयर कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने सही रूप से बात नहीं की। तो हार्डिन कहता है ओ तो आपने ऐसा सोचा था। ब्लेयर ने उसकी आवाज पर गुस्से से देखा, फिर वो खिड़की की साइड अपना सर घुमा लेती है। तभी उसके पीछे से हार्डिन की धीमी हंसी की आवाज सुनाई दी। चिमनी वाले इंसिडेंट से उनका रिश्ता बदल गया था। वे अब दिन में एक बार साथ खाना खाते थे और जब वो बेफिक्र हो जाती थी तो वो कभी कभी उसे चिढ़ाता था। वो सोचती है कि लेकिन जब मेरी बीती लाइफ की यादें ताज़ा हो जाती है तो मुझे उससे नफरत होती है और मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। पर प्रेजेंट में वो कोई भी गलती नहीं कर रहा है। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती गई उसे इस बात पर गुस्सा सताने लगा कि हार्डिन को कुछ भी याद नहीं था। तभी गाड़ी रुक जाती है। इसके बाद जैसे ही दोनों एम्प्रेस के कैसल में दाखिल हुए, वहाँ पहले से ही मौजूद नोबल उनके पास आ जाते हैं। युद्ध का हीरो और एम्पर की इकलौती प्रिंसेस, उनकी जोड़ी ने सबका ध्यान अट्रैक्ट किया। इसके बाद कैटरीना अपने बेटे इवान के साथ आती है। हर एक हाउस से पर्सन बारी बारी से कैटरीना के लिए प्रेजेंट लेकर गया। प्लेयर सोचती है कि मुझे चिंता थी कि मेरी मदर से घृणा करने वाला हार्डिन खुले तौर पर तिरस्कार दिखा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन दोनों ने अपने प्रेजेंट दिए। तभी कैटरीना की मेट कहती है कि एम्प्रेस आपको बुला रही है। ब्लेयर हिचकिचाती है। कैटरीना उसे हमेशा से डरावनी लगती थी, लेकिन आज तो और भी ज़्यादा। तभी ब्लेयर ने हल्के से हार्डिन का हाथ पकड़ा तो वो थोड़ा सा झुका और ब्लेयर ने धीमी आवाज़ में कहा कि तुम्हें मेरी मदर और मेरे भाई की फालतू मांगों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आगे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझसे मैरिज करने से तुम्हें कोई नुकसान ना हो। तो हार्डिन कहता है कि चिंता मत करो, मैं घाटे का सौदा नहीं करता।
जब वो दोनों पास आए तो कैटरीना अपने करीबी सहयोगी के साथ खड़ी थी। प्लेयर ने कैटरीना के सामने ग्रीट करते हुए पूछा, क्या आपने मुझे बुलाया था? तो कैटरीना कहती है कि इन दिनों तुम्हारा चेहरा देखना मुश्किल है प्लेयर, तुम्हें सीधे मुझसे मिलना चाहिए था। न्यू ईयर सेरेमनी में भी हम इसी तरह अलग हुए थे। कैटरीना ने दुख का नाटक किया। प्लेयर के लिए ये एक जाना पहचाना सीन था। प्लेयर कहती है कि इतने सारे गेस्ट के साथ मुझे लगा कि मैं आपको परेशान कर सकती हूँ। तो कैटरीना कहती है कि चाहे मैं कितनी भी व्यस्त क्यों ना रहूँ, मुझे आपसे मिलना ही है, हम फैमिली है ना? अब ड्यूक भी इस फैमिली का हिस्सा है। जब प्लेयर इस बारे में सोच रही थी तभी कुछ लेडी उसके पास आई। उनका निशाना प्लेयर थी। कैटरीना ने सबसे पहले ये बात समझकर प्लेयर का हाथ पकड़ा और कहा कि आगे बढ़ो प्लेयर। फिर प्लेयर लेडीज की ओर बढ़ी। हार्डिन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, पर कैटरीना की आवाज़ पीछे से आई। वो कहती है कि आप अपनी वाइफ को चाहे कितना भी प्यार करते हो, पर लेडीज की बातें उन्हीं पर छोड़ देना एक हस्बैंड का साइड दिया है ड्यूक। हार्डिन के कदम थम जाते हैं। वो समझ जाता है कि कैटरीना को उसी कुछ काम था। हार्डिन ने प्लेयर की साइड देखा जो अब लेडियों से घिरी थी और मुस्कुरा रही थी। फिर वो कैटरीना के पास रुक गया। कैटरीना की सहायक उसके पास पहुंचे। कैटरीना और हार्डिन को अपने साइड में देखकर उन्होंने दोनों की तारीफ की। ये सुनते ही हार्डिन स्माइल करते हुए सोचता है कि अब मैं समझ आ गया है कि मुझे अपने पास क्यों रखा। फिर सभी के चले जाने के बाद हार्डिन कहता है कि क्या मैं आपको डराता हूँ एम्प्रेस? तो कैटरीना जोर से हंस पड़ती है और कहती है, डरना तुमसे? तो हार्डिन कहता है कि तुम मेरा ब्रेन वॉश कर रही हो, मानो तुम्हें डर हो कि मैं सच्चाई उजागर कर दूंगा। मैं उस क्रिमिनल के भाई का लड़का हूँ और तुमने ही मुझे माफ किया और फैमिली में जगह दी। तुम ये बड़ापन शो करना चाहती हो, यही सच्चाई है। जब कैटरीना ने उसे देखा तो उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वो कहती है, जो तुम जानते हो वही सच है, ये बात कभी नहीं बदलेगी। कैटरीना से और बात करने की कोई इच्छा न होने पर वो मुड़ गया। वो शांत कोने में जाकर हार्डिन ड्रिंक की और कमरे का जायजा लिया। हॉल के एक कोने में प्लेयर एक लेडी से बात कर रही थी। उसके चेहरे के भाव काफ़ी गंभीर लग रहे थे, मानो किसी सीरियस मैटर पर वे चर्चा कर रही हो। लेकिन जिस बात ने उसका ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा वो थे प्लेयर के चारों ओर मंडराते हुए पर्सन जो चोरी छिपे उसे देख रहे थे। गिद्ध की तरह जैसे ही वो थोड़ी सी भी गुंजाइश दिखाती वे झपट पड़ते, बातचीत शुरू करने या उसका हाथ पकड़ने के लिए बेताब। हार्डिन सोचता है कि उन लोगों के दिमाग में क्या क्या थॉट चल रहे होंगे। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आने लगा और वो इस बात से अनजान है। तभी किसी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और कोई कहता है कि इतना अच्छा है ना, ये जॉनसन पॉलिक होता है। वो उन कुछ पर्सन में से था जो बिना किसी डर के सहजता से हार्डिन के पास जाता था, जो हार्डिन को अपना दोस्त मानता था। हार्डिन ने पूछा, क्या? तो जोहन्स कहता है कि आपकी वाइफ पहले बैंकॉट में भी आपने मना तो किया लेकिन अपनी निगाहें उनसे हटा नहीं पाए। तो हार्डिन कहता है कि बकवास। तो जोहान सरप्राइज भरी निगाहों से उसे देख रहा था। वो अपनी वाइफ की और चोरी छिपे देखने वाले आदमियों को ऐसे घूर रहा था मानो उन सबको मार डालेगा। जोहन्स कहता है कि सच कहूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। भला कौन सा पर्सन उसके चेहरे और कद काठी पर मोहित नहीं हो जाएगा। अब तक हार्डिन ने किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वही जोहन्स कहता है कि कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहूँ तो अगर वो चाहे तो इस हॉल में मौजूद हर आदमी को अपने पैरों पर झुका सकती है। तो हार्डिन खतरनाक निगाहों से उसे देखता है। ये देखकर जोहन्स जल्दी से बोलता है, अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं कोई ऐसा नीच इंसान नहीं हूँ जो अपने दोस्त की वाइफ के बारे में घिनौने थॉट रखता हो। हार्डी ने उसे ऐसी निगाहों से देखा मानो वो दुनिया का सबसे दयनीय क्रीचर हो। हार्डी ने अपना ग्लास नीचे रखा और मुंह फेर लिया। जोहान्स कहता है कि अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो? एक दोस्त को छोड़कर जा रहे हो जिससे तुम इतने सालों से नहीं मिले थे। अरे ड्यूक रुको। जोहान्स की पुकार को अनसुना करते हुए हार्डिन उस कोने की साइड बढ़ा जहां पर प्लेयर थी, लेकिन वो रुक गया क्योंकि इसी बेच प्लेयर वहां से गायब थी।
दूसरी साइड प्लेयर को दिखाया जाता है जहां प्लेयर को चक्कर आ रहे होते हैं और वो फ्रेश एयर से शराब का नशा उतारने के लिए बालकनी में आई थी। प्लेयर खुद से कहती है कि मैं क्या करूं, अगर मैं इसी हालत में वापस हॉल में गई तो मेरे शराबी होने की अफवाहें फैल जाएगी। मैंने अपनी सीमा से ज्यादा ड्रिंक कर ली। नोबल्स लोग पार्टियों में भी इतने ज्यादा नशा कर लेना गलत मानते थे कि मर्यादा ही भंग हो जाए। ब्लेयर कहती है कि मुझे जल्द ही वापस जाना होगा, मुझे नींद आने लगी है। जैसे ब्लेयर पूरी तरह से सो जाने वाली थी तभी दरवाजा खट से खुल जाता है और कोई बैल्कनी के अंदर दाखिल होता है। ब्लेयर को लगा कि रीना पानी लेकर लौट आई है, लेकिन पास आती अजनबी आकृति को देखकर वो फ्रीज हो जाती है। वहाँ पर एक पर्सन था। वो पर्सन कहता है कि अरे वाह, ये तो हमारी प्रिंसेस है, जो कि मार्किस का बेटा वेस्ली था। प्रिंसेस के रूप में वो हमेशा के साथ फ्रेंडली रहा था, लेकिन जैसे ही वो करीब आया उससे आती शराब की दुर्गंध असहनीय थी। वो कहता है कि जो लेडी आदमी को जानती है वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और वास्तव में मैरिज के बाद आप भी खूबसूरत हो गई हो। ब्लेयर को कुछ बुरा होने की वाइब आती है। वो कहती है कि पहले मैं वापस जाती हूँ, फिर भी वेस्ली ने उसका रास्ता रोक दिया और कहता है कि अरे हम इस तरह अचानक मिल गए हैं, तुम इतनी निर्दयी मत बनो, मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो। तो ब्लेयर कहती कि माफ करना, लेकिन मैं बहुत दिनों से अनुपस्थित थी तो मुझे जाना होगा। तो वेस्ली कहता है कि और नखरे दिखा रही हो। वेस्ली ने प्लेयर की कलाई को पहरे में से पकड़ लिया। शराब के नशे में खुद को संभाल न पाने की वजह से वो आसानी से घिसटती हुई चली गई। घबराई हुई प्लेयर ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की और वो खुद को छोड़ने के लिए कहती है। तो वो कहता है एक लेडी के लिए भोली भाली लड़की जैसा बिहेव क्या हो सकता है जो अब की मैरिड है। चलो अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बात करें। जैसे ही वेस्ली ने लड़खड़ाते हुए प्लेयर को बहरे में से खींचा तभी किसी के हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वेस्ली दर्द सहन नहीं कर सका और उसने ब्लेयर की कलाई छोड़ दी और कहता है कि उफ, ये कौन है भला। जब वो देखता है तो वेस्ली का चेहरा लड़खड़ा जाता है क्योंकि उसके सामने हार्डिन खड़ा था जिसके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन थे। हार्डिन ने वेस्ली के पेट में लात मारी और कहता है और कौन इस लेडी का हस्बैंड। तो चैप्टर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।